Hello students, how are you? Welcome to CATG online classes, and this is your first lecture of democratic politics. कुछ आगे बात करने से पहले first of all I would like to ask you, what do you mean by democratic? There are two words in the name of the subject, democratic and politics. And yes, one more thing, keep a notebook with you so that you can note down the key points which are there in the discussion, which will be there in the discussion that will follow. Okay, so democratic politics, ये दो words हैं, as you can see, one is democratic and the other is politics. तो ये दोनों words में क्या है actually? What do you mean by this? What is this democratic word? ये डेमोक्रेसी हम सुनते हैं अक्सर कि हमारा देश एक डेमोक्रेसी है, हमारे देश में जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी पे बेस्ड है. और पॉलिटिक्स क्या होता है? व्हाट इज पॉलिटिक्स? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, पहले इसको समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि ये वर्ड आया कहाँ से. ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक वर्ड कहां से आया? नाउ सी, डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी बना है दो वर्ड्स से, डेमोस और क्रेटोस. ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक भाषा में बोले जाने वाले वर्ड्स हैं. ओके, डेमोस का मतलब है पीपल और क्रेटोस का मतलब है स्ट्रेंथ, यानी कि लोगों की ताकत. जब कोई भी सरकार लोगों की ताकत से बनती है, सो दैट बिकम्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ओके, सो नाउ यू नो डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ से आया. अच्छा, हम कहाँ सुनते हैं? जैसे हमारा देश है, इतना तो हर कोई जानता है कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है. तो क्या हम इस पीपल और स्ट्रेंथ से कहीं अपने देश के सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. तुमने देखा होगा, तुम्हारे घर में मम्मी पापा, तुम्हारे अंकल आंटी, बड़े जो भी घर में एडल्ट्स होंगे जितने, वो अभी लास्ट ईयर गए होंगे वोट करने टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ लोकसभा. सो जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसके लिए वोटिंग करने गए होंगे तुम्हारे घर में लोग. तो ये वोटिंग का जो सिस्टम है, ये क्या है? बेसिकली यही सिस्टम है जो स्ट्रेंथ है, यानी इस देश में लोगों की स्ट्रेंथ है, जो लोग हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि सरकार कौन बनाएगा. ओके, सो ये है डेमोक्रेटिक का कॉन्सेप्ट. दैट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है इस वर्ड में वो है पीपल. और हम इतनी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा पहला चैप्टर भी यही है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, यानी ये डेमोक्रेसी क्या है और हमें डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों है. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, डेमोक्रेसी क्या है एक्चुअली? डेमोक्रेसी में मतलब क्या होता है? इतना तो सभी जानते होंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि इलेक्शन होता है और लोग चुनते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट बनेगी. इजंट इट? यानी कि अगर एक सिंपल डेफिनेशन की हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो हम एक डेफिनेशन ये सोच सकते हैं कि इन दिस सिस्टम द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. जो रूलर्स हैं वो पीपल इलेक्ट करते हैं. इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस या इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ये हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का. अच्छा, अब पॉलिटिक्स क्या होता है? व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स इज इन द परस्यूट ऑफ अथॉरिटी, द परस्यूट ऑफ पावर, the governance, the pursuit of the authority to make decisions, that is politics. जो पावर गेम है, जो कोशिश है कि हम अथॉरिटी पाएं, हम लेजिटिमेट अथॉरिटी पाएं ताकि हम गवर्नमेंट बना सकें, that is political activity. Okay, now come to what is democracy. सो हमने बात किया कि डेमोक्रेसी को अगर एक सिंपल भाषा में डिफाइन किया जाए तो हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी is a form of government in which the rulers are elected by the people. ठीक, ये तो बहुत सिंपल है, इसको हम लिख भी सकते हैं. Let us write it also.
You can simultaneously write in your notebook along with me. Democracy is a form of government whereby the rulers are elected by the people. ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हम लोगों ने नोट की है डेमोक्रेसी की। तो क्या इस डेफिनेशन को हम अल्टीमेट मीनिंग मान सकते हैं डेमोक्रेसी का? इज इट द क्रक्स ऑफ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी? क्या यही क्रक्स है उसका? नो क्योंकि अगर हम इसको एक ब्लैंकेट डेफिनेशन मान लेंगे कि जो भी सिस्टम ये काम करता है वो सिस्टम डेमोक्रेटिक है, यानी जिस सिस्टम में भी इलेक्शन होता है और रूलर्स को चुना जाता है वो सिस्टम डेमोक्रेटिक है, अगर हम ऐसा मान लेंगे तो ये गलती है। क्योंकि ऐसे बहुत से सिस्टम्स हैं जहां पे कि इलेक्शन तो होता है लेकिन वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होते हैं इस पे भी बात कर ली जाए। जैसे तुम सोचो कि नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में हम किन सिस्टम्स की बात कर सकते हैं? हम म्यांमार की बात कर सकते हैं, हमारा नेबरिंग कंट्री है एक म्यांमार, और म्यांमार में मिलिट्री रूलर्स हैं, इजंट इट? हम बात कर सकते हैं सऊदी अरेबिया की जहां पे कि किंग है। अच्छा, कोई राजा कैसे बनता है? क्या उस किंग को लोग चुनते हैं? क्या लोग इलेक्शन करते हैं और उसमें उस किंग को चुना जाता है? नहीं। द पर्सन बिकम्स द हेयर टू द थ्रोन, द सक्सेसर टू द थ्रोन simply by the fact that he or she is born in a royal family. एक रॉयल फैमिली में पैदा होने के वजह से वो राजा बनते हैं और ये वन आफ्टर द अदर ये जो है ये चलता जाता है। ओके, सो ये डायनास्टी सिस्टम होता है जिसमें एक के बाद एक लोग राजा बनते चले जाते हैं। पुराने समय में लगभग हर जगह पे यही सिस्टम था। When you will start studying history, you will see कि सब जगह पे दुनिया भर में राजाओं का ही सिस्टम था। सो लास्ट ईयर तुमने 8th के हिस्ट्री के बुक में इंडिया के बारे में भी पढ़ा होगा कि इंडिया में भी सारे किंगडम्स हुआ करते थे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया आई थी, इजंट इट? सो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो यहाँ पे भी सब राजा ही हुआ करते थे। सो इस तरह से पहले ये डायनास्टी रूल ही था, यानी नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होते थे। बट नाउ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऐसा क्यों ये इतना ज्यादा चेंज हुआ नॉन डेमोक्रेटिक से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक इसलिए लोग चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये हाईएस्ट एवोल्यूशन है गवर्नेंस का, यानी जो सिंपल भाषा में कहा जाए तो गवर्नमेंट का जो बेस्ट फॉर्म है वो डेमोक्रेसी है, लोग मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं? चलो एक एग्जांपल लेते हैं तुम्हारे क्लासरूम का। जैसे अगर तुम्हारे क्लासरूम में अगर ऐसा हो कि तुम्हारा ओपिनियन लेकर क्लास का सीटिंग अरेंजमेंट किया जाए, या फिर तुम्हारा ओपिनियन लेकर प्लान किया जाए कि वीकली असाइनमेंट्स किस तरह दिए जाएंगे। जैसे टीचर ने पूछा कि अच्छा चलो तुम लोग बताओ कि वीकली असाइनमेंट्स सारे सब्जेक्ट में ही जाने हैं तो किस तरह से वो प्लान हो, तुम्हारे सजेशंस को वेलकम किया जाए और ऑफ कोर्स द फाइनल से विल बी ऑफ द टीचर। जो फाइनल डिसीजन है वो टीचर का ही होगा, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें अपना ओपिनियन देने का मौका मिलेगा। वोंट यू लाइक दिस सिस्टम? क्या ये अच्छा नहीं लगेगा? क्या ये पसंद नहीं आएगा कि हमें भी कुछ कहने का मौका है या हमारी भी जरूरत के हिसाब से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं? सपोज तुम्हें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, अगर तुम्हें ये अधिकार ही ना हो कि तुम ये रिक्वेस्ट कर सको कि हमें एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, तो कैसे वो बहुत सेटिस्फाइंग सिस्टम होगा? नहीं। हम सब चाहते हैं कि हमारा ओपिनियन मैटर करे, कोई भी चीज जो हमसे रिलेटेड है उसमें हमारा ओपिनियन मैटर करे।
तो देश जो हमारा है, जिसमें जिसका की जो रूलर होगा वो उसके फैसले हमारे जिंदगी के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करेंगे, तो ऐसा रूलर हमारे ऊपर इम्पोज ना किया जाए, हम खुद चुने उसको। इसीलिए लोग नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के मुकाबले डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को ज्यादा पसंद करते हैं। हाउएवर, दोनों के अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, जो इस चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे जब हम वाई डेमोक्रेसी पे बात करेंगे। दिस इज जस्ट एन इंट्रो ऑफ व्हाट डेमोक्रेसी इज, डिटेल डिस्कशन इसमें लेटर ऑन होगा। ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू दिस डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि वो गवर्नमेंट जो कि लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक, अब इस पे थोड़ा सा हम कुछ की वर्ड्स पे ध्यान दें। इसमें एक आता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक आया है रूलर, एक आया है इलेक्टेड और एक आया है पीपल। अब जरा इन चार वर्ड्स की बात कर लें। सबसे पहले रूलर्स पे बात करते हैं। तो जो इलेक्टेड होके रूलर्स आते हैं वो लोग कौन होते हैं, उनके क्या रोल्स होते हैं, क्या वो सारे जो पूरा सिस्टम है वो इलेक्टेड होता है, या सिस्टम के की पर्सन इलेक्टेड होते हैं और उनका जो सपोर्टिंग सिस्टम है, जो उनका बैकग्राउंड में पूरा वर्क कर रहा है, वो सिस्टम जो है अपॉइंटेड होता है। अपॉइंटेड माने इलेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है। क्या ऐसा कुछ है, क्या होता है, मतलब कैसे ये इलेक्ट होते हैं ये रूलर्स, ये हम बात करेंगे। और इनके पावर्स क्या हैं, क्या जो रूलर इलेक्ट होके आया है उसको डिसीजन मेकिंग पूरी तरह से दे दी गई है, क्या वो कुछ भी फैसला कर सकता है, क्या उसे ये परमिशन है कि वो अपने मर्जी से जो चाहे वो फैसला करे, या फिर उसको ये परमिशन नहीं है, या फिर उसको ये करना है कि नहीं, कुछ उसके भी अपने सर्टेन डिफाइंड नॉर्म्स हैं जिसके हिसाब से उसको डील करना है, जिसके हिसाब से उसको डिसीजन लेना है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अब आते हैं इलेक्शन। इलेक्शन माने क्या, किस तरीके का इलेक्शन, किस तरह के इलेक्शन की बात यहाँ की जा रही है। क्या इलेक्शन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होगा, ये भी हम पढ़ेंगे कि कई जगह ऐसी हैं जहां इलेक्शंस होते तो हैं लेकिन वो कंप्लीटली मीनिंगलेस इलेक्शंस होते हैं। ओके, सो क्या इलेक्शंस जो है वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हो रहे हैं, या फिर इलेक्शंस का एक्चुअली कोई मीनिंग है। मीनिंग होना या ना होने का क्या मतलब है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन लेट्स कम टू पीपल। हु कैन वोट, कैन एवरीबडी वोट, या इसके भी कुछ डिफाइंड नॉर्म्स हैं। क्या कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो वोट कर सकता है, या हर किसी को वोटिंग अलाउड है। ये जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम 18 इयर्स ऑफ एज बताया गया है कि इतना तो क्रॉस करना ही होगा अगर आपको वोटिंग करनी है तो। And a responsible citizen is that who is considered is that कि जो अपने एडल्ट होते ही अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारा राइट भी है कि हम वोट करें और अपना ओपिनियन दें, अपना मत दें कि हमें कौन चाहिए अपनी सरकार में। ठीक, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्या किसी को भी वोट करना अलाउड है, क्या एक सेक्शन को अलाउड है एक को नहीं अलाउड है, क्या ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ जो लैंडेड और अमीर लोग हैं, लैंडेड मतलब जिनके पास जमीन है, जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है, जो अमीर हैं, सिर्फ उन्हें वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, या सिर्फ ऐसा हो कि सिर्फ मेन को वोटिंग राइट्स मिले, या फिर सबको वोटिंग राइट्स मिले जो एडल्ट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसे कहते हैं। क्या होना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसा सिस्टम जिसमें कि सपोज विमेन को नहीं मिल रहा है वोटिंग राइट, क्या उसे हम ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहेंगे। क्या ऐसा सिस्टम जिसमें इलेक्शन तो हो रहा है लेकिन वो एक आई वॉश है, आई वॉश मतलब एकदम आंखों में धूल झोंकने जैसा है, उस इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है, क्या उसे हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं। रूलर्स, क्या इलेक्टेड रूलर्स के पास कोई पावर नहीं है या मनमानी पावर है, क्या उसे हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं। ये सारी चीजें आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, वी विल स्टार्ट विद दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी किस तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाता है, क्या डेमोक्रेटिक जो रूलर बन के आया है, जो फाइनली जो थ्रू डेमोक्रेसी जो इलेक्ट होके पॉपुलर सपोर्ट लेके जो रूलर आया है, क्या उसे अधिकार है कि वो कुछ भी डिसीजन ले ले,
या उसके ऊपर भी चेक्स लगे हैं? क्या डेमोक्रेसी में सिर्फ मेजॉरिटी के हिसाब से बनना चाहिए, या डेमोक्रेसी में सिर्फ माइनॉरिटी पे ध्यान देना चाहिए, उनको हमेशा विक्टिम समझना चाहिए, या फिर एक बैलेंस बना के चलना चाहिए जिसमें कि इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स जो भी डिजर्विंग हैं, जो भी उसके हकदार हैं, उन्हें वो राइट्स मिलें, उन्हें वो उनकी ड्यूटीज हों? क्या होना चाहिए इस गवर्नमेंट में? ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स जो हम बात कर रहे हैं, ये सारा कुछ इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। ठीक, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो रूलर्स ही लें, वो और कोई ना ले, वो जो रूलर्स हैं वो ही लें इंपॉर्टेंट डिसीजंस। कौन से रूलर्स? जिन्हें पब्लिक ने चूज करके लाया है, मेन अपने अपने गवर्नमेंट बनाई है, जो वही लोग को अधिकार हो कि वो डिसीजंस लें। ये तो बड़ी अजीब बात लग रही है सुनने में कि अरे हम जब चूज करके लाए हैं, जब हमने गवर्नमेंट बनाई है, तो जो आया है वही ना डिसीजन लेगा, कोई और कैसे ले लेगा? दिस साउंड्स वेरी स्ट्रेंज, इजंट इट? लेकिन हमारा आज का जो पहला एग्जाम्पल है वो यही है कि कैसे एक चुनी हुई सरकार भी साइडलाइंड हो सकती है। ओके, so the first thing that we are going to talk under this is we are talking about what is democracy and what is democracy में पहले हमने बात किया एक जनरल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये 4 की टर्म्स को हमने डिस्कस किया है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग कि मेजर डिसीजंस जो हैं वो जो इलेक्टेड रूलर्स हैं वही बनाए, ना कि कोई और। यानी इलेक्टेड रूलर आके और आ भी जाए और पावरलेस हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो लेट अस सी द फर्स्ट वन। So you can also note the first point. The first point, major decisions by elected rulers. Okay? अब इसमें जो एग्जाम्पल लिया गया है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का एग्जाम्पल इसमें लिया गया है। इस चैप्टर में कई सारे छोटे छोटे केस स्टडीज हैं, सो यू शुड रिमेंबर कि कहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल लिया गया है। तो इसमें पाकिस्तान का एग्जाम्पल लिया गया है, और पाकिस्तान के एग्जाम्पल में पहले एक ओवरव्यू समझ लें कि क्या है। पाकिस्तान में एक फ्लिप फ्लॉप रहा है, पाकिस्तान हमारे साथ ही आजाद हुआ है, लेकिन एक फ्लिप फ्लॉप बना रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और मिलिट्री रूल के बीच में। मेनी टाइम्स उनके जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो कू करके, ना कू COUP, कू मतलब होता है ओवरथ्रो कर देना, तख्ता पलट कर देना और जबरदस्ती कब्जा कर लेना। तो मिलिट्री कू करके दीज मिलिट्री लीडर्स टेक ओवर द गवर्नमेंट, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को खत्म कर देते हैं, साइडलाइन कर देते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। ओके, और हम एक ऐसा ही इंसिडेंट ले रहे हैं 1999 का। 1999 में एक मिलिट्री कू हुआ जिसमें कि मिलिट्री जनरल जो उस समय पाकिस्तान के थे, परवेज मुशर्रफ, द नेम्स आर इंपॉर्टेंट, परवेज मुशर्रफ जो मिलिट्री जनरल थे पाकिस्तान के, इन्होंने एक मिलिट्री कू किया और इन्होंने जो पाकिस्तान का डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था उसको ओवरथ्रो कर दिया, एंड ही टुक ओवर द रेन, और इन्होंने अपने को कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया। इसके बाद इन्होंने कंट्री का अपने को एक प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, और फिर इन्होंने इसके बाद एक रेफरेंडम करवाया जिससे कि अपना जो प्रेसिडेंटशिप है ये इन्होंने 5 साल के लिए थ्रू दैट रेफरेंडम एक्सटेंड कर लिया। नाउ व्हाट इज दिस रेफरेंडम? रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम का मतलब होता है डायरेक्ट वोटिंग। जनरली हम जब वोट करते हैं तो हम गवर्नमेंट की पॉलिसी पर वोट नहीं करते हैं। हम अपने देश में, अगर इंडिया की बात की जाए तो वोटिंग किस लिए होती है? वोटिंग इसलिए होती है कि कौन सरकार बनाएगा। इस बात पे सरकार अगर एक लॉ ला रही है तो उस लॉ पे वो हमसे नहीं पूछते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से पूछते हैं।
जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और हम उनसे पूछती है सरकार कि आप क्या सोचते हैं, और अगर वो पास कर देते हैं उस एक्ट को, उस बिल को, तो वो एक एक्ट बन जाता है। बिल हमेशा प्रेजेंट किया जाता है और पास होने के बाद वो एक्ट बन जाता है। तो बिल को जब वो प्रेजेंट करते हैं और अगर हमारे चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स उसको अप्रूव कर देते हैं तो वो एक एक्ट बन जाता है। सो सरकार जो है उनसे पूछती है। लेकिन जब किसी लॉ पर पूरे पब्लिक से डायरेक्ट वोटिंग करवाई जाए, सो दैट बिकम्स अ रेफरेंडम। सो परवेज मुशर्रफ ने रेफरेंडम करवाया और उसमें अपना जो टाइम पीरियड है उन्होंने 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। और परवेज मुशर्रफ ने क्या ये जो रेफरेंडम था, इसको जितने उनके मीडिया हाउसेस थे, जो डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन, सबने बोला कि बहुत ज्यादा फ्रॉडुलेंट है ये, बहुत सारे फ्रॉड इसमें इन्वॉल्व हैं, ये बिल्कुल गलत तरीके से किया गया रेफरेंडम है, इसका कोई भी लेजिटिमेसी नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इस रेफरेंडम की। बट परवेज मुशर्रफ ऑफ कोर्स डिड नॉट लिसन, और उसके बाद 2002 में वो एक एक्ट लेकर आए, जिस एक्ट के बेसिस पर जो है उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो उनकी गवर्नमेंट है वो कभी भी नेशनल या स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकती है एनी टाइम, और उनका एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना जो कि चेक करेगा वर्किंग को लगातार। सो सारे जो मेजर डिसीजन मेकिंग पावर थे वो परवेज मुशर्रफ ने अपने पास रखे, और इलेक्शन भी हुआ और उनका पार्लियामेंट भी इलेक्ट हो रहा था, स्टेट लेजिस्लेचर्स भी इलेक्ट हो रहे थे, बट उनके पास कोई भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं थी। सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मिलिट्री लीडर्स जो थे, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इन्होंने बनाया था, जो उसके मेंबर्स थे, और खुद परवेज मुशर्रफ, सारा डिसीजन मेकिंग पावर इन्होंने अपने पास रखा हुआ था। यानी इलेक्शन हो रहा है, जैसा कि अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि इलेक्शन भी हो रहा है, पर उस इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो हमारे या जो पब्लिक इलेक्ट कर रही है उसके जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास मेजर डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है। तो ये कहीं से भी ट्रू डेमोक्रेसी नहीं हुआ, ये एकदम भी ट्रू डेमोक्रेसी नहीं हुआ। दिस वाज अ फेक और अ फेक डेमोक्रेसी यू कैन से, क्योंकि वहां पे एक्चुअल डिसीजन मेकिंग तो एक डिक्टेटर कर रहा है, एक मिलिट्री लीडर कर रहा है, जबकि जो इलेक्शंस हो रहे हैं और जो लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं वो कंप्लीटली साइडलाइन थे पॉलिसी मेकिंग प्रोसीजर से। ओके, सो ये पहला एग्जाम्पल है कि कब की इलेक्शंस के बावजूद अगर मेजर डिसीजन मेकिंग पावर इलेक्टेड मेंबर्स के पास नहीं है तो यू कैन नॉट कॉल दैट सिस्टम एज अ डेमोक्रेसी। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग चूज करेंगे, जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, वो है कि कैसे इलेक्शंस ही आई वॉश है, यानी कि इलेक्शंस का ही कोई मतलब नहीं है। यहाँ इलेक्शन आई वॉश नहीं था, यहाँ पे जो सिस्टम बन के जो आ रहे थे लोग चूज होके, जो रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे थे, उनके पास पावर नहीं थी। बट अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें इलेक्शंस ही आई वॉश हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर 2, we will talk about elections being an eyewash, a completely useless thing because उसका net result कुछ भी नहीं है. We will take up 2 case studies, one of China and the other of Mexico. Till then, children, read this portion from your book. The PDF of the book is attached in the description box of this video, so you can go through that. और इसको पढ़ के अपने नोट्स बनाओ, और वीडियो लेक्चर को जो तुमने सुना है दोनों को मिला के एक नोट्स बनाओ, एंड यू विल फाइंड that it is a very interesting topic and you will understand your surroundings very well. So see you in lecture 2 with the next case study and how elections need to be free and fair. Till then, take care. Bye.